Hello everyone, this is today the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC civil services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why is a new bill on foreigners coming, and the second issue is when can president rule be imposed, and the third issue is what is the cancer vaccine Russia is offering, and the fourth issue is stubble burning contribute only 14% PM 2.5 in Delhi. Let's discuss all the issues in detail. Modi government to bring immigration and foreigners bill. In this article, we will discuss about immigration and foreigners bill 2025. Why is a new bill on foreigners coming? The Immigration and Foreigners Bill 2025 is expected to be introduced by Union Home Minister during the ongoing Parliament budget session. Recently, Parliament budget session ongoing है. यूनियन होम मिनिस्टर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर. द proposed legislation aim to streamline immigration law based on modern security needs and regulatory requirement. Proposed legislation जो भी होगा वो इमिग्रेशन लॉ जितने भी हैं इंडिया के अंदर उसको मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेस पर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगा. इट विल रिप्लेस आउटडेटेड लॉ सच एज जो न्यू इमिग्रेशन लॉ आने वाला है ये कुछ आउटडेटेड लॉज को रिप्लेस करेगा सच एज नंबर वन द पासपोर्ट एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन एक्ट 2000. इन सभी एक्ट को ये न्यू इमिग्रेशन एक्ट रिप्लेस कर सकता है. The bill provisions state penalties, clearer regulations for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance and deportation procedure. न्यू बिल के अंदर कुछ स्टेट पेनल्टी रिलेटेड प्रोविजन होंगे. एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लियर रेगुलेशंस इसमें मेंशन होंगे. एंड फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, वीजा इशुएंस एंड डिपोर्टेशन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर डिफाइंड फ्रेमवर्क इसके अंदर प्रोविजन किए जाएंगे. की फीचर्स ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं. नंबर वन, स्टेट पेनल्टीज फॉर वायलेशन. अगर कोई भी पर्सन वायलेशन करता है तो इसके अगेंस्ट स्टेट पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है. नंबर टू, क्लियर रेगुलेशन फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस. मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लियर रेगुलेशंस इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं. नंबर थ्री, रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल. वीजा एंड पासपोर्ट रूल को यहाँ पर रिवाइज किया गया है. मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर पावर को इंक्रीज किया गया है. लाइबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के ऊपर यहाँ पर इसके अंदर लाइबिलिटी इम्पोज की गई है. स्टेट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस. अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू इंडिया पेनल्टी अप टू ₹5 लाख. अगर इंडिया के अंदर कोई भी अनऑथोराइज्ड एंट्री होती है उसके ऊपर यहाँ पर ₹5 लाख तक की यहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की गई है. यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, फाइन अप टू ₹10 लाख. अगर फेक पासपोर्ट का कोई यूज करता है ₹10 लाख तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है. दीज स्टेट पेनल्टीज एम टू डेटर इलीगल इमिग्रेशन एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड इंश्योरिंग बेटर कंप्लायंस विद एंट्री एंड एग्जिट रेगुलेशंस. ये जितने भी स्टेट पेनल्टीज यहाँ पर इम्पोज की गई हैं ये इसलिए की गई हैं सो दैट इलीगल इमिग्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड को डेटर किया सके. साथ ही एंट्री एंड एग्जिट रेगुलेशंस का बेटर कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके. नंबर ऑफ क्लियर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस. मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस प्रोविजन किए गए हैं. The bill explicitly define the roles and responsibility of medical institutions, universities and hospitals that admit foreign nationals. इस बिल के अंदर कुछ स्टेट रूल्स स्टेट यहाँ पर रूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे स्पेशली मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स जो कि फॉरेन नेशनल्स का एडमिट करते हैं और इनकी यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा. ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि फॉरेन स्टूडेंट का एडमिशन टेकिंग करते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट का रजिस्टर यहाँ पर इंश्योर करेंगे. साथ ही अथॉरिटीज को इससे रिलेटेड रिपोर्ट वो सेंड करेंगे. मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन एडमिटिंग फॉरेन नेशनल विल हैव लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड.
मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन जितने भी होंगे जो कि फॉरेन नेशनल्स को एडमिट कर रहे हैं, उनका लीगल ऑब्लिगेशन होगा कि उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करें। दिस प्रोविजन इंश्योर्स बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वीजा। इस प्रोविजन के थ्रू फॉरेनर्स को बेटर ट्रैकिंग किया जा सकता है एंड वीजा के मिसयूज को भी प्रिवेंट्स इंडिया में किया जा सकता है। नंबर 3, रिवाइज वीजा एंड पासपोर्ट रूल। वीजा एंड पासपोर्ट रूल को यहाँ पर रिवाइज किया गया है। द बिल ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशंस एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। इस बिल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रेटर पावर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है। की चेंजेस इंक्लूड स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा। इंडियन वीजा ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन अब होगा। एनहांस्ड स्क्रूटनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो भी फॉरेनर्स रिसाइड कर रहे हैं, स्क्रूटनी उनको एनहांस किया जाएगा। दिस एम टू टाइटन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंप्रूव मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। इसके थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया जा सकता है एंड साथ ही फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर स्टे कर रहे हैं उनका मॉनिटरिंग इंप्रूव हो सकता है। नंबर 1, मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को इसके थ्रू मोर पावर दी गई है। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट करने का ग्रेटर अथॉरिटी कर दी गई है। राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क अगर उन्हें फील होता है तो वो एंट्री किसी पर्टिकुलर पर्सन का डिनाई कर सकते हैं। द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने की पावर यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को गिवन की गई है। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इसके थ्रू इंडिया का इंटरनल मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन किया जा सकता है और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को भी यहाँ पर बेटर किया जा सकता है। नंबर 5, लाइबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जितने भी होंगे उनके ऊपर यहाँ इसके अंदर लाइबिलिटी यहाँ पर फिक्स किया गया है। न्यू बिल इंक्लूड्स प्रोविजंस होल्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अनऑथोराइज्ड फॉरेनर्स इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं सच एज एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, शिपिंग कंपनी, अगर इनके थ्रू कोई भी अनऑथोराइज्ड फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो इसके लिए इन्हीं कंपनीज को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया गया है। एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर डॉक्यूमेंट्स बिफोर बोर्डिंग। इन सभी कंपनीज के लिए, एयरलाइंस या फिर शिपिंग कंपनीज या फिर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए यहाँ पर न्यू बिल के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इन्हें बोर्डिंग करने से पहले इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाने चाहिए, उसके बाद ही इंडिया के अंदर उन्हें ब्रिंग किया जाएगा। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। कैरियर्स जो भी वायलेशन अगर करते हैं तो यहाँ पर लीगल पेनल्टीज उसके अगेंस्ट टेकिंग किया जा सकता है। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड प्रिवेंट इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। इसके थ्रू इंडिया के अंदर जो भी इलीगल एंट्री हो रही हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स को यहाँ पर बेटर किया जा सकता है। वाई देयर इज नीड फॉर न्यू लॉ। न्यू लॉ का नीड क्यों हुआ? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंट एरा। करंट लॉ जितने भी हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं एंड प्री इंडिया एरा में वो इस्टेब्लिश किया गया था 1920 से 46 के बीच में। These laws were framed during wartime conditions and are no longer suitable for India's current security and immigration challenges. करंट इमिग्रेशन लॉ इंडिया के अंदर जो भी है वो इंडिपेंडेंस से पहले वॉर टाइम कंडीशंस के ड्यूरिंग फ्रेम किए गए थे इंडिया के अंदर, बट इंडिया के करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंजेस के लिए ये लॉ सूटेबल अब नहीं रहे। The Registration of Foreigners Act 1939 and Foreigners Act 1946 were originally enacted during World War II to regulate wartime movement. Registration of Foreigners Act 1939 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये दोनों एक्ट ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग इनेक्ट किए गए थे और इसलिए इनेक्ट किए गए थे सो दैट वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके। द इमिग्रेशन एक्ट 2000 was introduced to hold airlines accountable for bring illegal and undocumented passenger into India. इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000 इंडिया के अंदर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट एयरलाइंस को
इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स को इंडिया के अंदर ब्रिंग करने से के लिए अकाउंटेबल डिक्लेयर किया सके। However, due to evolving security threats, technological advancement, and increasing global migration, government believes that a single comprehensive law is needed to effectively manage immigration. बिकॉज आज कंट्री के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, ग्लोबल माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के अंदर इमिग्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कम्प्रीहेंसिव लॉ होना चाहिए। When and how precedent rule can be imposed in a state? By news. 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned, the state was put under precedent rule on February 13. मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन करते हैं, इसके 4 डेज के बाद फरवरी 13 को मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। द स्टेट हैज बीन रैग्ड बाय एथनिक वायलेंस सिंस मई 2023। मई 2023 से मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस कंटिन्यू चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का नीड हुआ। दिस इज द 11th टाइम दैट प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज इन मणिपुर, द हाईएस्ट इन एनी स्टेट। मणिपुर के अंदर ये 11th टाइम प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज किया गया है, जो कि किसी भी स्टेट में अभी तक का ये हाईएस्ट नंबर है। व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, इससे रिलेटेड हम वेरियस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। President rule is a provision under Article 356 to be imposed in case of the failure of the constitutional machinery in a state. President rule आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है, जिसके अंदर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेलियर होता है तब ये उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है। In such situation, President can issue a proclamation taking over the function of the state government and governor, effectively transferring them to the union government and transferring the power of the state assembly to parliament. प्रेसिडेंट रूल सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट को इसके अंडर ट्रांसफर किया जाता है एंड स्टेट असेंबली की पावर को पार्लियामेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी पावर एज्यूम की जाती है प्रेसिडेंट उसको एज्यूम नहीं कर सकता। इट मीन्स मणिपुर हाई कोर्ट की किसी भी पावर को प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन मस्ट बी डिलेड बिफोर पार्लियामेंट एंड विल एक्सपायर इन 2 months अनलेस बोथ हाउसेज रेक्टिफाई इट। प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के बिफोर लेड करना होगा। अगर ये पास नहीं किया जाता है तो ओनली 2 month के अंदर प्रेसिडेंट रूल एक्सपायर हो जाएगा। इट मे बी रिन्यूड बाय पार्लियामेंट एवरी 6 months फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 years के लिए इम्पोज किया जा सकता है, बट वन टाइम में 6 month के लिए इसको रिन्यू किया जा सकता है। आफ्टर द फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कैन टेक प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1, इफ एन इमरजेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड इन कंट्री, और नंबर 2, द स्टेट और द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयरिंग दैट स्टेट इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड। प्रेसिडेंट रूल अगर वन ईयर का टाइम कंप्लीट हो जाता है किसी भी स्टेट के अंदर और 1 ईयर से ज़्यादा के लिए उसको अगर रिन्यू करना है, रिन्यू 2 केसेस में ही इसको किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 ईयर के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया सकता है, बट 1 ईयर के आफ्टर अगर इसको रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर है तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल को 1 ईयर से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड किया सकता है। साथ ही अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उस स्टेट के अंदर किसी सिचुएशन की वजह से स्टेट इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, उस केस में भी 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। Article 357 does not list the various specific circumstances under which president rule can be imposed, leaving it to the judgment of the president and the Union Council of Ministers, advising her to satisfy herself that a situation has arisen in which the governor of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution. प्रेसिडेंट रूल किन किन सर्कमस्टेंसेस में इम्पोज किया जाएगा, इससे रिलेटेड आर्टिकल 356 के अंदर किसी भी तरह के प्रोविजन नहीं किए गए हैं। ये ओनली प्रेसिडेंट के जजमेंट पर इसको लेफ्ट किया गया है। प्रेसिडेंट के लिए पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर अपने स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर से रिलेटेड प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सेंड करता है। उस रिपोर्ट
से रिलेटेड इश्यूज को प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करता है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए तो वो अपने बेस पर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन कर सकता है। A comprehensive assessment of President rule published by the Lok Sabha Secretary in 2016 listed situations in which it has been imposed apart from militancy and law and order. Uh, President rule published by the Lok Sabha Secretary in 2016 2016 में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे कि किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया सकता है। नंबर 1, डिफेक्शंस बाय एमएलए। अगर एमएलए का डिफेक्शन हो जाता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ब्रेकअप ऑफ कोalition, पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। कोalition का अगर ब्रेकअप हो जाता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन इन न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के अंदर अगर लेजिस्लेशन नहीं है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। पब्लिक एजिटेशन जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी उस स्टेट के अंदर लीड हो रही है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1994 SR Bombay वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑल्सो लिस्टेड द सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रेसिडेंट रूल could not be imposed, through it made it clear that it was exhaustive. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1994 SR Bombay वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर लिस्ट किए गए थे जिसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। What are some previous instances of the imposition of president rule? प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन से रिलेटेड प्रीवियस इंस्टेंसेस क्या रहे हैं? 135 times in 35 states. President rule has been imposed 130 times in 35 states and union territory, including some that no longer exist. अभी तक अबाउट 35 स्टेट और यूटीज के अंदर 135 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। इनमें से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो करंट में अब नहीं है। नंबर 1, पंजाब के अंदर 1951 में पहली बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। फर्स्ट इंस्टेंस वाज इन जून 1951 इन पंजाब व्हेन द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर गोपी चंद भार्गव रिजाइन ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कांग्रेस पार्टी। 1951 में पंजाब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था बिकॉज कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इंटरनल डिस्टर्बेंस मेनली कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, इन्हें रिजाइन करना पड़ा। उस केस में पहली बार पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। In all, Punjab has been under central control for well over a decade. सेंट्रल कंट्रोल में पंजाब उस टाइम पर अबाउट अ डिकेड टाइम पीरियड के लिए आ गया था। जम्मू एंड कश्मीर, द ओनली स्टेट विच हैज स्पेंड मोर टाइम अंडर सेंट्रल कंट्रोल इज जम्मू एंड कश्मीर विच हैज हैड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर ऑलमोस्ट 15 years with the longest continuous stints of more than 6 years each from 1990 to 1996 and 2019 to 2024। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड की अगर बात की जाए सबसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी तक इम्पोज किया गया है। टोटल 15 ईयर्स जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल रहा है। एंड कॉन्टिन्यूटी की अगर बात की जाए 6 ईयर्स कॉन्टिन्यू 2 टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल रहा है 1990 से 1996 तक, 2019 से 2024 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज रहा है। मणिपुर, मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इज इनपुट इन मणिपुर स्टेट अबाउट 15 टाइम, 15 नहीं है 11 टाइम होगा। मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज किया गया है तो वो मणिपुर 11 टाइम्स यहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। बट लॉन्ग पीरियड की अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर 15 ईयर्स टोटल यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अब तक इम्पोज किया जा चुका है। नेक्स्ट यूपी, आफ्टर मणिपुर द मोस्ट फ्रिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल हैज बीन 10 टाइम्स इन यूपी। यूपी के अंदर अभी तक 10 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। प्रेसिडेंट रूल व्हेन सेम पार्टी इज इन पावर एट बोथ सेंटर एंड स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कब कब इम्पोज किया गया? जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी पावर में रही हैं। There have also been several instances of Article 356 being applied in cases where the same party is in power at both center and state, including Andhra Pradesh in 1973, Assam in 1981, Gujarat in 1974, Karnataka in 1990s, and now in Manipur in 2025। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस इंडिया के अंदर देखे गए हैं जब स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दोनों ही केस में पॉलिटिकल पार्टी एक ही है,
इससे पहले भी कुछ इंस्टेंस करंट में अगर देखा जाए तो मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है और सेंट्रल में बीजेपी, मणिपुर के अंदर भी बीजेपी है, बट इस केस में भी यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। 1973 में भी आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरह का केस था, 1981 में आसाम के अंदर, 1974 गुजरात, 1990 कर्नाटक। ये वो केस है जहाँ पर सेंट्रल के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और उसके बाद भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। When Indira Gandhi came in power in 1980, she imposed president rule in 9 states. 1980 में इंदिरा गांधी जब पावर में आती हैं, इन्होंने 9 स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम रिफ्यूज टू इंटरफेयर इन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। आर प्रेसिडेंट रूल लेज और मोर फ्रिक्वेंट इन लास्ट 3 डिकेड्स। क्या लास्ट 3 डिकेड्स में प्रेसिडेंट रूल मोर फ्रिक्वेंट हुए हैं, लेज हुए हैं? बिटवीन 1950 and 1994 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड 100 टाइम्स एंड एवरेज 2.5 टाइम्स अ ईयर। 1950 से लेकर 1994 यानी 44 ईयर में अबाउट 100 टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। एवरी ईयर 2.5 टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया। In the 3 decades since it has been imposed 30 times or about once a year. लास्ट 3 डिकेड की अगर बात की जाए इंडिया के अंदर 3 डिकेड में 30 ईयर में अबाउट 30 टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, अबाउट 1 ईयर। In fact, the imposition in Manipur is the first since Puducherry in February 2021, almost 4 years ago. आज से 4 ईयर पहले यानी अब से 4 ईयर पहले 2023 फरवरी में पुडुचेरी के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। इसके बाद मणिपुर के अंदर करंट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। Since the Narendra Modi led NDA government came to power in 2014, president rule has been imposed 11 times, including 4 times in Jammu and Kashmir. 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट जब से 2014 के बाद आई है इंडिया के अंदर 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स के अंदर, यूटी के अंदर इम्पोज किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 टाइम्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इम्पोज किया गया। ऑन दिस द कोर्ट्स हैव स्टूड डाउन द प्रोक्लेमेशन ट्वाइस इन अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इस टाइम के ड्यूरिंग 2 टाइम कोर्ट्स ने यहाँ पर कुछ प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन को यहाँ पर स्ट्रक डाउन भी किया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया गया था उसको कोर्ट के थ्रू स्टे डाउन किया गया। उत्तराखंड के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया उसको भी कोर्ट के द्वारा स्टे डाउन किया गया। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट रूल। क्या प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? क्या कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर है? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड इट क्लियर प्रेसिडेंट रूल could not be challenged in any court on any ground. 1975 में 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल को कोर्ट के बिफोर एनी ग्राउंड के बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इट मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी इसके अकॉर्डिंग मिला हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया जाता है। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिलीटेड द प्रोविजन ऑफ 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसने 1975 के 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो भी प्रोविजंस थे इससे रिलेटेड उसको डिलीट कर दिया गया। इट मीन्स प्रेसिडेंट रूल अब जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं रहा। इट प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट रूल कुड हैव जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट रूल अब जुडिशियल रिव्यू से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1994 का एक केस है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इस केस में प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है, ऐसा है बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर कर दिया गया कि इस जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो, और साथ ही इसमें कुछ सरकमस्टेंसेस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए कि किस किस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अ प्रोक्लेमेशन बेस्ड ऑन इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स कैन बी स्ट्रक डाउन। अगर इरेलीवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड के बेस पर प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन किया जाता है तो उसको स्ट्रक डाउन कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। The burden lies on the center to prove that a relevant material exists to justify the proclamation. सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ये बर्डन दिया गया है कि वो
प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड जो भी जस्टिफिकेशन है उसको क्लियर करें, उसको प्रूव करें। कोड कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडिक्वेसी, बट इट कैन सी वेदर इट इज रिलेवेंट और नॉट। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मटेरियल से रिलेटेड करेक्टनेस है, इट मीन्स जो भी उसके रीजंस हैं, उस वो रीजन सही है या गलत है, कोड इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोड को सिर्फ इतना ही पावर है कि जो भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है क्या वो रेलेवेंट है या नहीं। If the court hold the proclamation to be invalid and unconstitutional, it has the power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly. अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोक्लेमेशन इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट हैज द पावर टू रिस्टोर द डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वो रिवाइव कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिजॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर दो केस है, एक डिसमिस किया जा सकता है और एक डिजॉल्व किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन अगर पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है, इसके बाद स्टेट असेंबली को डिजॉल्व किया जा सकता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ डिसमिस किया जा सकता है। अंटिल सच अप्रूवल द प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द असेंबली। इससे पहले असेंबली को ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। If the parliament fails to approve the proclamation, the assembly would get reactivated. अगर पार्लियामेंट इस तरह के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने में फेल रहती है तो असेंबली को रीएक्टिवेट यहाँ पर किया जा सकता है। व्हाट हैपेंड विद मणिपुर असेंबली? मणिपुर असेंबली के साथ अभी क्या हुआ है? क्या इसको डिसमिस किया गया है या इसको डिजॉल्व किया गया है? द मणिपुर हैज बीन प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल, इट्स असेंबली हैज नॉट बीन डिजॉल्व। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है बट असेंबली को डिजॉल्व नहीं किया गया है। इंस्टेड इट हैज बीन कीप्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। मतलब अभी ये सस्पेंडेड एनिमेशन में। When the assembly is placed under suspended animation, it can be revived whenever it becomes possible to form a popular government after revoking president rule. सस्पेंशन के केस में प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है और असेंबली को दोबारा से वहाँ पर रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर ये प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो उस केस में इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, और अगर पास नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पर इन्वोक कर दिया जाएगा। एंड रिसेंटली रशिया डेवलप्स अ वैक्सीन फॉर कैंसर which will be free available from 2025. In this article, we will discuss about new discovery of cancer vaccine. How does it work and how this vaccine is different from other vaccine. So let's discuss the issue in detail. Why news? In December last year, Russia announced that it had developed a new mRNA-based personalized vaccine for cancer, which would be available free for patients by early 2025. लास्ट दिसंबर रशिया ने अनाउंस किया कि उसने mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है जो कि 2025 से पेशेंट के लिए फ्री अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। Vaccines preclinical trials had shown that it suppresses tumor development and potential metastasis. वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इस ट्रायल के अंडर ये शो किया गया है कि ट्यूमर डेवलपमेंट को ये वैक्सीन सप्रेस कर सकती है एंड पोटेंशियल मेटास्टेटिस को ये सप्रेस करने की एबिलिटी रखती है। व्हाट इज एन mRNA कैंसर वैक्सीन? mRNA कैंसर वैक्सीन क्या है? mRNA और मैसेंजर RNA वैक्सीन number one provide genetic information that teaches the body cell to produce an antigen. Number two provide a training the immune system to produce antibodies against it. mRNA mRNA का मीनिंग होता है मैसेंजर, यहाँ पर m का मीनिंग होता है मैसेंजर, RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मैसेंजर वैक्सीन है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स जो कैंसर सेल है उस कैंसर सेल के डीप जाकर ये टीचिंग करता है और उसके बाद वहाँ पर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है। नंबर प्रोवाइड ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। बॉडी के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स mRNA मैसेंजर वैक्सीन
बॉडी के सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, साथ ही कैंसर सेल के अंदर स्टडी करेगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स जो भी इसके डॉक्टर्स हैं उन्हें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। साथ ही बॉडी के अंदर कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में ये वैक्सीन हेल्प कर सकती है। When these antigens are detected on cancer cell, the immune system can potentially launch an attack against them. कैंसर सेल पर जैसे ही एंटीजन से डिटेक्ट होंगे, उसी टाइम से यहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इस वैक्सीन के थ्रू डेवलप होगा, वो कैंसर सेल के अगेंस्ट अटैक स्टार्ट कर सकता है। हाउ डू दीज वैक्सीन वर्क? बॉडी के अंदर ये वैक्सीन किस तरह से वर्क करेगी? एन mRNA कैंसर वैक्सीन इज अ फॉर्म ऑफ immunotherapy to avoid being detected, and immune evasion mechanism of cancer cell has now been understood. Cancer cells often develop mechanism to avoid being detected. mRNA कैंसर वैक्सीन जो है वो एक इम्यूनोथेरेपी की फॉर्म है। इट मीन्स बॉडी की इम्यूनिटी को ये कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बूस्ट करेगा। बिकॉज जितने भी कैंसर सेल होती हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर डिटेक्शन से रिलेटेड एंड इम्यून इवेजन से रिलेटेड एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स ये सेल ऐसी होती हैं कि ये अपने आप को डिटेक्ट होने से प्रिवेंट कर लेती हैं। साथ ही इम्यून इन्वेजन, इट मीन्स बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी इन कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है। इससे रिलेटेड ये सेल्स अपने अंदर कैपेसिटी जनरेट कर लेती है। अब इसके बीच का जो भी कनेक्शन है, डॉक्टर्स ने वो कनेक्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इट मीन्स कैंसर सेल और बॉडी की इम्यूनिटी के बीच का जो ये डिटेक्शन से रिलेटेड एंड इम्यून इवेजन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी ये इशू है, इसको अंडरस्टैंड करने में डॉक्टर सक्सेस रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर mRNA बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की गई है। Cancer cells often develop mechanism to avoid being detected and destroyed by the immune system. This immune evasion mechanism has now been understood, and the idea of immunotherapy therefore is to boost the body's immune system to find and destroy cancer cells, preventing their spread. बिकॉज इससे पहले डॉक्टर्स को ये नहीं आइडेंटिफाई था कि कैंसर सेल अपने आप को डिटेक्ट होने से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं एंड इम्यून इवेजेंस मैकेनिज्म किस तरह से वो प्रोड्यूस कर लेती हैं। बट इस सिस्टम को अब डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद इन्होंने ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक वैक्सीन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इसके थ्रू कैंसर सेल को, ओनली कैंसर सेल पर ये अटैक करेगा, बाकी बॉडी के किसी ऑर्गन को ये वैक्सीन हार्म नहीं करेगी। वैक्सीन अटैक ओनली ऑन कैंसर सेल। The advantages of this treatment are that unlike chemotherapy, only the cancer cells are killed and side effects are lowered. ये जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वैक्सीन ओनली कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करेगी, जबकि कीमोथेरेपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट mRNA वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लोअर किया गया है। While this vaccine is one form of immunotherapy, other include the use of antibodies, CAR T-cell therapy, immune checkpoint inhibitors, etc. कैंसर के अदर वैक्सीन जितने भी हैं, उन वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, CAR T-cell थेरेपी का यूज किया जाता है, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। जबकि mRNA बेस्ड वैक्सीन जो कैंसर के लिए अभी डिस्कवर हुआ है, ये इम्यूनोथेरेपी बेस्ड है। इट मीन्स ये बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी जनरेट करेगा जिससे ओनली कैंसर सेल को किल किया जा सकता है, बॉडी के अदर पार्ट को इसके थ्रू हार्म नहीं किया जा सकता है। नॉट फॉर हेल्दी पेशेंट टू प्रिवेंट कैंसर। द mRNA कैंसर वैक्सीन देयरफॉर are not for healthy patients to prevent disease like other vaccine. They are meant to be used in patients who already have cancer in order to target and treat the tumor. mRNA कैंसर वैक्सीन का जो स्पेशल चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि इस वैक्सीन को कैंसर से पहले हेल्दी पीपल के लिए कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से कोविड वैक्सीन सबको लगाई गई, जिसको कोविड नहीं था उसके लिए भी यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाई गई थी,
उसी तरह से mRNA कैंसर वैक्सीन सिर्फ उसी पर्सन को लगाई जाएगी जिसको कैंसर हो चुका है। बाकी कैंसर से रिलेटेड अदर मेडिसिन या जितने भी वैक्सीन हैं वो एक हेल्दी पर्सन को भी लगाए जा सकते हैं, सो दैट कैंसर की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। बट mRNA कैंसर के साथ वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन उसी पर्सन को लगाई जा सकती है जो पर्सन कैंसर फेस कर रहा है। This treatment targets specific antigens that each patient tumor has, making them personalized and potentially more effective. mRNA कैंसर का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेसिफिक एंटीजेंस को टारगेट करता है। इट मीन्स कैंसर ट्यूमर जो भी है पेशेंट के बॉडी के अंदर, उस ट्यूमर के अंदर जो भी एंटीजेंस हैं उन एंटीजेंस को ही टारगेट करता है, बॉडी के अदर पार्ट को हार्म नहीं करता। टारगेट मल्टीपल एंटीजेंस अनलाइक से द कोविड-19 mRNA वैक्सीन दैट टारगेट वन एंटीजन, कैंसर mRNA वैक्सीन में ऑल्सो बी डिजाइंड टू टारगेट मल्टीपल एंटीजेंस। mRNA कैंसर वैक्सीन मल्टीपल एंटीजेंस को टारगेट कर सकता है, जबकि कोविड-19 mRNA वैक्सीन जो बनेगा या अदर mRNA बेस्ड वैक्सीन जितनी भी हैं वो ओनली वन एंटीजन को टारगेट करती है। बट कोविड कैंसर से रिलेटेड ये जो भी अभी वैक्सीन बनाया गया है ये बॉडी के अंदर कैंसर सेल के ऊपर मल्टीपल एंटीजेंस को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। इज रशिया द ओनली रिसर्च इनटू अ वैक्सीन फॉर कैंसर, क्या कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप करने में ओनली रसिया का ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है या अदर कंट्रीज भी वैक्सीन से कैंसर से रिलेटेड कुछ और वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट ओनली रसिया नहीं है जहाँ पर वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कुछ अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे वैक्सीन पर अभी भी वर्क चल रहा है, बट अभी तक प्रॉपर वैक्सीन इसका नहीं मिल पाया है। अगर वैक्सीन है तो उसका बॉडी के किसी अदर ऑर्गन पर हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो सीधा कैंसर सेल के ऊपर ही अटैक करेगा और बॉडी के किसी अदर पार्ट को हार्म नहीं करेगा। बट इससे रिलेटेड ट्रायल्स पूरे वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर कंटिन्यू चल रहे हैं। Last year, the UK National Health Service launched the Cancer Vaccine Launchpad, a trial program to speed up access to mRNA personalized cancer vaccine clinical trial for people who have been diagnosed with cancer and accelerate the development of cancer vaccine as a form of cancer treatment. लास्ट ईयर यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस ने कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड यहाँ पर लॉन्च किया था, जो कि एक ट्रायल प्रोग्राम है यूके का। इस ट्रायल प्रोग्राम के अंडर जल्दी से जल्दी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप करने के लिए यहाँ पर ट्रायल किया गया था। पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन का मीनिंग है कि ऐसी वैक्सीन जो ओनली कैंसर सेल के ऊपर ही अटैक करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, बॉडी के किसी अदर पार्ट को हार्म ना करे। In the US, global biopharmaceutical company CureVac announced in September last year that its CVGBM cancer vaccine so promising immune response in a phase 1 study in patients with glioblastoma brain cancer. US ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी CureVac ने भी अनाउंस किया लास्ट ईयर सितंबर में कि उसने CVGBM कैंसर वैक्सीन यहाँ पर डेवलप किया है, और ये वैक्सीन भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर। Currently, more than 120 clinical trials are underway in various parts of the country of the world. वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर करंट में 120 मोर देन 120 कैंसर से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। इज देयर एनी लिंक बिटवीन स्टबल बर्निंग एंड दिल्लीज एयर पोल्यूशन? Stubble burning contribute only 14% PM 2.5 in Delhi. What is issue? No linear correlation between stubble burning events in Punjab and Haryana and fine particulate matter concentration in Delhi NCR. एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया गया है कि दिल्ली NCR के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन है और पंजाब एंड हरियाणा के अंदर स्टबल बर्निंग इवेंट्स जो है, इन दोनों के बीच में किसी टाइप का कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा कहा जाता रहा है दिल्ली के पोल्यूशन के लिए कि पोल्यूशन पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जो भी स्टेबल बर्निंग होता है उसकी वजह से होता है, बट इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है।
PM 2.5 concentration in Delhi NCR has remained stable despite stable burning in Punjab and Haryana declining by over 50% from 2015 to 2023. 2015 से 2023 के बीच में पंजाब एंड हरियाणा के अंदर स्टेबल बर्निंग के इंसिडेंट 50% तक रिड्यूस हुए हैं, बट दिल्ली एनसीआर के अंदर PM 2.5 का कंसंट्रेशन लेवल अभी भी कंटिन्यू उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। इसका मीनिंग यही हुआ कि स्टेबल बर्निंग का PM 2.5 के कंसंट्रेशन से कोई लिंक नहीं है। स्टेबल बर्निंग पंजाब एंड हरियाणा डिक्लाइंड बाय 31% एंड 37% रिस्पेक्टिवली इन 2023 कंपेयर्ड विद 2022। 22 के साथ अगर 23 का कंपेयर किया जाए, हरियाणा एंड पंजाब के अंदर स्टेबल बर्निंग 37% एंड 31% तक रिड्यूस हुआ। Yet there was a 20% increase in PM 2.5 in the sensor at US Embassy in 2023। 2023 में US एम्बेसी के आसपास PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन हमने देखा है वो 20% इंक्रीज यहाँ पर देखा गया है। Why is Delhi's एयर क्वालिटी सो पुअर? दिल्ली का एयर क्वालिटी पुअर होने का क्या रीजन है? According to government, stable burning in Punjab, Haryana and UP is responsible for Delhi's pollution. It is half truth। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का जो मेन रीजन है पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर स्टेबल बर्निंग रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू और इट इज ओनली हाफ ट्रूथ। व्हीकल्स अलोन कंट्रीब्यूट 58%, 34% फ्रॉम एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ टायर एंड ब्रेक्स। दिल्ली के ओवरऑल पॉल्यूशन में 58% रोल व्हीकल्स का है। इस 58 में से भी 20% एग्जॉस्ट, 34% एग्जॉस्ट एंड 24% वियर एंड टियर ऑफ टायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स अपॉर्शनमेंट ऑफ PM 2.5 फ्रॉम विद इन दिल्ली। 2.5 के लिए कौन कौन से सोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं व्हीकल्स 34% तक रिस्पॉन्सिबल है। टायर ब्रेक वियर एंड टियर 24%। इट मीन्स व्हीकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2.5 के लिए 58% यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। कोल एंड फ्लाई एस 14% रिस्पॉन्सिबल है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट 6% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? पॉल्यूशन लेवल को एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 8 पोल्यूटेंट्स। 8 पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन का मेजर होता है। PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड इन द एयर एट अ मॉनिटरिंग लोकेशन। किसी भी मॉनिटरिंग लोकेशन पर इन 8 पॉल्यूटेंट्स का जो भी कंसंट्रेशन उसके मेजरमेंट को एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। इसके अंदर PM 2.5, PM 10 आ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर मेजर किया जाता है। A sub-index is calculated for each of these pollutants and the worst among them is the air quality index for that location। इन सभी एयर 8 pollutants का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन सभी 8 पोल्यूटेंट्स का एक सब इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जिस पोल्यूटेंट का कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होगा उस लोकेशन पर उससे रिलेटेड यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा। वाई दिल्ली इज बिकमिंग अनइनहेबिटेबल? दिल्ली अनइनहेबिटेबल क्यों बन रही है? दिल्ली इज परहैप्स गोइंग टू बिकम एन अनइनहेबिटेबल सिटी फॉर डिफरेंट रीजंस। नंबर 1, दिल्ली हैज हैड ओनली 2 डेज ऑफ हेल्दी एयर पर ईयर। पर ईयर यानी पूरे 1 ईयर में दिल्ली के अंदर ओनली 2 डेज ऐसे होते हैं जो हेल्दी डेज हैं। मोर देन हाफ अ ईयर पीपल आर इनहेलिंग एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। हाफ ईयर से ज़्यादा डेज ऐसे होते हैं जो पीपल यहाँ के अनफिट एयर फॉर हेल्दी एयर यानी ऐसी एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। इन विंटर्स pollution level peak while burning summers the heat waves are unbeatable, both affecting Delhi's pollution disproportionately। Delhi's pollution disproportionately। विंटर में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल पीक पर होता है, समर में हीट वेव्स अनबियरेबल होती हैं। यही वजह है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हुआ है।
Number 4, PM2.5 dominate the air quality index reading in Delhi, which is dangerous to health and travel to the deeper part of the lungs due to its extremely small size, the largest of which is 30 times thinner than human hair. दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग में PM2.5 का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है एंड बॉडी के लंग्स तक ये डीपर पार्ट्स तक ट्रेवल कर जाता है। इसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। PM2.5 का जो साइज होता है वो ह्यूमन हेयर के 30 टाइम्स थिनर इसका साइज होता है। What is air pollution and pollutants? Air pollution क्या होता है? Pollutants क्या होते हैं? The presence of solid, liquid, gases, noise and radioactive radiation in the atmosphere whose constant is harmful to humans, living organisms, property or environmental process is called air pollution. एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव कंटेंट जब इस लेवल तक हाई हो जाता है जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट अगर इसके शो होते हैं, दिस इज नोन एज एयर पोल्यूशन। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं दे आर नोन एज pollutants. Pollutants can be either natural or human made and can originate from various sources such as industrial process, vehicle emissions, agricultural activities, and natural events like wildfire and volcanic activities. Pollutants natural human made भी हो सकते हैं। वेरियस सोर्स के थ्रू ये पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट हो सकते हैं, सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं, व्हीकल इमिशंस के थ्रू ओरिजिनेट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स सच एज विल्ड फायर एंड वॉल्केनिक इरूप्शंस के थ्रू भी ये पॉल्यूटेंट्स इमर्ज हो सकते हैं। इन 2023 इंडिया स्टूड एज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन ग्लोबली। 2023 में इंडिया थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन रहा है। इंडिया alone accounted for 2.1 million of death attributed to air pollution. एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 2.1 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 21 लाख डेथ पर ईयर होता है। WHO estimate that air pollution kills 7 million people every year. Every year पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 मिलियन पीपल का डेथ होता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरह से मेजर किया जाता है? जीरो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 पॉइंट्स के बीच में है, गुड क्वालिटी है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 100 टू 200 मॉडरेट, 200 1 टू 300 पुअर, 400 1 टू 500 सीवर कैटेगरी। हम देख सकते हैं दिल्ली के आसपास का जो जोन है वो सीवर कैटेगरी से लिंक है। वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से? नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इट कम्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस, react with the water to form acid and it causes respiratory problems. Number 2, nitrogen dioxide. Emission from road transport, industry and energy production sectors contribute to ozone and PM formation. It causes chronic lung disease. Number 3, ammonia. Produced by the metabolism of amino acid and other compounds which contain nitrogen. It causes immediate burning of eyes, nose, throat and respiratory tract and can result in blindness, lungs damage. Number 4, ozone. Secondary pollutant formed from other pollutants under the action of the sun. It causes irritation of eyes and respiratory muscle. Number 5, carbon monoxide. It is a product of incomplete combustion of carbon containing compounds. Number 6, lead. Released as a waste product from extraction of metal such as silver, platinum, iron. What are meteorological factors for pollution in Delhi? दिल्ली के पोल्यूशन के लिए मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन द एयर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एमिशन बट ऑल्सो ऑन मैनी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड रेन अमंग अदर थिंग्स। दिल्ली के अंदर पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन सिर्फ एमिशंस पर डिपेंड नहीं है बल्कि कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड, रेन पर भी डिपेंड है। नंबर ऑफ कोल्ड एयर इन दिल्ली। Hot air being lighter move up, thereby carrying the pollutants with it, whereas cold air trap pollutants and keep them closer to the ground. दिल्ली का विंटर में कोल्ड एयर होता है जिसकी वजह से पोल्यूटेंट को ट्रैप करके रखता है। हॉट एयर लाइटर होती है और अपने साथ पोल्यूटेंट को कैरिंग करती है। नंबर 2, स्लो विंड स्पीड एंड लैक ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली। Wind can disperse the pollutants, while rain can force the most common air pollutant like PM2.5 and PM10. दिल्ली के अंदर पॉल्यूटेंट डिस्पर्स हो सकते हैं अगर विंड दिल्ली के अंदर प्रॉपर उसकी स्पीड हाई हो
और रेनफॉल अगर होगा तो PM2.5 और PM10 वाटर ड्रॉप के साथ अर्थ पर कमी हो सकती है। कोल्ड एयर विद स्लो विंड स्पीड एंड नो रेन मेक दिल्ली अ पोर्ट ऑफ पोल्यूशन वेदर लिड ऑन। कोल्ड एयर, स्लो विंड स्पीड एंड नो रेन, ये तीन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। व्हाट आर मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या है? नंबर वन, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर इमिशन। नंबर टू, सॉलिड वेस्ट बर्निंग। नंबर थ्री, स्टबल बर्निंग एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नंबर फोर, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग, कोल बेस्ड पावर प्लांट, इम्प्रॉपर यूज ऑफ पायरोलाइसिस। Industrial and vehicular emissions. Carbon monoxide, nitrogen dioxide, and non-methane volatile organic compound are the primary pollutant from vehicle. व्हीकल से निकलने वाले जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, नंबर वन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब व्हीकल से निकलते हैं। ये सभी पॉइंट इससे पहले लेक्चर में भी दो तीन लेक्चर और पढ़े हुए हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं और आप प्रीवियस लेक्चर्स पर जा सकते हो, वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स गिवन है, डिस्कस किए हुए हैं। बट लास्ट टॉपिक इसका है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है? नंबर वन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। नंबर टू, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल इंडिया के अंदर लॉन्च है। न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ओनली दिल्ली के लिए है। फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, BS6 व्हीकल नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।